नमस्कार दोस्तों, ये अब तक का मोस्ट अवेटेड वीडियो था। मेरे कई भाई बंधुओं ने मैसेज किया था, यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो फाइनल लिस्ट आ जाती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की, चाहे वो किसी भी फेज़ का हो, फेज़ 7 हो, 8 हो, जो भी हो, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, जॉइनिंग तक का प्रोसेस आप हमें बताइए। दोस्तों ये वीडियो पहले ही बना देता, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, ऑफिसेज़ भी हमारी चालू हो गई है, तो ऐसे में थोड़ा टाइम की कमी है। लेकिन फिर भी आज ही हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। चैनल पे बने रहिए। आप जानते हैं कि इस चैनल पे उन सभी एग्ज़ाम्स को डिस्कस किया जाता है जो किसी और चैनल पे डिस्कस नहीं किया जाता है। आपको यहाँ डिटेल में एक एक चीज़ अच्छे से बताई जाती है, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई वीडियो मतलब अलग से कोई वीडियो देखने की या गूगल सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिटेल में एक एक चीज़ तसल्ली से आपको बताऊंगा। तो अगर आप कुछ दूसरा काम करने वाले हैं तो आप जाइए, पहले काम कर लीजिए, बाद में इस वीडियो को अच्छे से आप जब फ्री हो जाए तो देखिएगा, इसको वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, क्योंकि हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में अच्छे से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोई चीज़ नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, सबसे पहले क्रेडिट्स। इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए 3 लोगों से काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। वो 3 लोग हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर हैं, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 6 के ज़रिए अभी सेलेक्ट हुए हैं और अपनी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं और वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सर्व कर रहे हैं। इन 3 लोगों से मैंने चर्चा की। पहले जो हैं वो हमारे मित्र हरशरण जी हैं। हरशरण जी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में पोस्टेड हैं। इसके अलावा हमारे एक अमन जी हैं सर। जो अमन जी सर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टेड हैं। और हमारे एक और सीनियर हैं जो कि जूनियर इंजीनियर हैं, वो भी सिलेक्शन पोस्ट से गए हैं। तो उनसे भी मैंने चर्चा किया, उनसे भी काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया। वो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 6 से वो भी ज्वाइन किए हैं। तो इन लोगों से बात करने के बाद जो एक क्रक्स निकल के आया वो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 की अगर बात की जाए तो पहले आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर आपका जो सिलेक्शन है, आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया था। क्वालिफ़ाई करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड किए थे एसएससी के रीजनल ऑफिस में। फिर वहाँ से आपका ओके लिस्ट में नाम आया था। ओके लिस्ट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया गया था। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे और अभी फाइनली अब धीरे धीरे करके सभी रीजन्स अपने अपने पोस्ट के अलग अलग अपने अपने रीजन के जो पोस्ट हैं उसके रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर चुके हैं। WR रीजन ने अभी तक लगभग 8 पोस्ट का दे दिया है। ER रीजन ने भी शायद 8 पोस्ट के आसपास में रिज़ल्ट दे दिया है। KKR रीजन ने भी 2 पोस्ट का रिज़ल्ट दे दिया है। CR रीजन ने एक रिज़ल्ट अपलोड किया था, लेकिन पता नहीं क्या उनका प्रॉब्लम था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी या क्या, उसको फिर उन्होंने हटा दिया था। पर CR रीजन भी रिज़ल्ट अपलोड करने वाला है। इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ। मैंने जो आपको बताया था कि मैंने हर रीजन में RTI डाला है फाइनल रिजल्ट को लेके, तो उसकी भी वीडियो जब RTI के सारे रीजन का रिप्लाई आ जाता है मैं एक वीडियो बना के आपके पास लाऊंगा। तो दोस्तों जो आपका ये फाइनल रिजल्ट है सिलेक्शन पोस्ट का, ये CGL, CHSL, MTS, CPO वगैरह एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट है? जब जो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें SSC जब फाइनल रिजल्ट दे देता है, इसके बाद आपका नॉमिनेशन लिस्ट बाद में जाके जारी होता है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है सिलेक्शन पोस्ट में कि जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट जारी होता है, सेम वही फाइनल रिजल्ट आपका नॉमिनेशन लिस्ट भी है। उसी में आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। अगर आपने ER रीजन के फाइनल रिजल्ट को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो नॉमिनेशन लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट आउट होता है, इसकी एक कॉपी डायरेक्टली डिपार्टमेंट को भी भेज दी जाती है। ये डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बालक है, वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट हुआ है। SSC फिर क्या करती है कि आपकी एक डोजियर होती है एसएससी के पास। डोजियर मतलब आपका पूरा डिटेल होता है, आपका पूरा कुंडली होता है एसएससी के पास, फॉर्म अप्लाई करने से लेकर अभी तक का सारा डिटेल। वो डोजियर एसएससी आपकी यूजर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करती है।
ठीक है। ये कब हो जाता है? आपका नॉमिनेशन लिस्ट आउट होने के लगभग 8 से 10 दिन के अंदर आपका डोजियर एसएससी डिपार्टमेंट को भेज देती है। आपको मैं एक यहाँ पे चिट्ठी का स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जैसे ही जिस दिन एसएससी ने डोजियर बच्चे का डिपार्टमेंट को भेज दिया, उसके 10 डेज़ के अंदर डिपार्टमेंट को प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इससे ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकते हैं। तो 10 दिनों के अंदर ही यूज़र डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डोजियर यूज़र डिपार्टमेंट के पास चला गया, अब एसएससी से आपका कोई वास्ता नहीं है। आपको अब कोई भी चीज़ पता करना है, कुछ भी पूछना है, कोई मेल डालना है, कोई कॉल करना है, कोई आरटीआई डालना है, अब आपको सब कुछ अपने यूज़र डिपार्टमेंट और अपने ऑफिस के थ्रू ही पता करना है। एसएससी अब आपको कोई जवाब नहीं देगा। तो 10 दिनों के अंदर यूज़र डिपार्टमेंट आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर देता है और ये डॉक्यूमेंट को आपके पास भेजने की वो तैयारी कर लेता है। इसमें जनरली ये स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके पास पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मेल में भी आपको ये भेज दिया जाता है। सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 6 के टाइम में जब लॉकडाउन वगैरह का सिचुएशन था, तो ज़्यादातर चीज़ें मेल के ज़रिए ही की गई थी बहुत सारे डिपार्टमेंट में, लेकिन जनरली ये स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी आपके घर पे आता है और मेल के ज़रिए भी आपको भेजा जाता है। इसके साथ साथ ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऑफिस का ही कोई स्टाफ होगा जो आपको कॉल करके भी इन्फॉर्म कर देगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास जा चुका है। वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंसान होगा। आप उनका नंबर सेव करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई चीज़ जानना हो, कोई चीज़ उनसे पूछना हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं, इसलिए आप उनका नंबर अपने पास सेव करके रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या करना है कि आपको अपने घर के जो नियरेस्ट डाकघर होंगे, पोस्ट ऑफिस होगी, उसके जो पोस्टमैन हैं उनसे जाके आपको कांटेक्ट कर लेना होगा कि मेरा इस नाम से कोई डॉक्यूमेंट आने वाला है, कोई चिट्ठी आने वाली है, तो आप हमें टाइम से पहुंचा दें। इस चीज़ में आप अपने फादर साहब का हेल्प ले सकते हैं, उनका इन सब चीज़ों में ज़्यादा कांटेक्ट होता है, तो वो बात कर सकते हैं, या आपके जो भी गार्जियन हैं आपके घर में, आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि वो जाके उनसे कांटेक्ट कर लें। और इसके बाद क्या होता है कि पोस्टमैन भी एक्टिव हो जाता है कि अगर आपके नाम से कोई चिट्ठी आती है तो वो तुरंत आपके घर पे पहुंचा देता है, पर आपको मेल में भी ये चीज़ें खबर कर दी जाती है। अब ये डॉक्यूमेंट आपके घर पे पहुंच गया, इसके अंदर क्या क्या होगा? ये जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, इसके अंदर आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के ज़रिए इस विभाग में इस पोस्ट पे चयन हुआ है। आपकी जो भी मतलब एक लेटर का कंटेंट होता है वो सारा चीज़ उसमें रहेगा। इसके साथ साथ उसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है। अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो उसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाती है। यहाँ हम अटेस्टेशन फॉर्म का भी स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर करने वाले हैं, उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म में क्या क्या जानकारी होती है जिसको कि आपको फिल करना होता है। इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा आपके पास भेजा जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट का भी परफॉर्मा आपके पास भेजा जाता है। तो कुछ परफॉर्मा भी साथ में आते हैं आपके लेटर के साथ। तो आइए हम पहले एक एक करके सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। मैं ये चीज़ अपने पास रखा हूँ, मैं इसको देख के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। ये हमारा अटेस्टेशन फॉर्म है, ये इसका फर्स्ट पेज है। इसमें जो है सो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले चिपकाना होता है, फिर आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में अपना नाम यहाँ पे बताना होता है, फुल नेम आपको डालना होता है। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना होता है पूरा एकदम डिटेल में, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर जो भी है वो प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना होता है। फिर आपको यहाँ पे होम एड्रेस डालना होता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालना होता है। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश के रेसिडेंट हैं तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आपको देना होता है। फिर 4th नंबर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है आपको अपना पर्टिकुलर्स डालना होता है, अपना डिटेल डालना होता है उन जगहों के बारे में। पिछले 5 साल में आप जिस जगह पे 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहे हैं, मान लीजिए पिछले 5 साल में आप कहीं दिल्ली में या नोएडा में या कहीं भी मुंबई में, पुणे में, कहीं भी आप रहे हैं, तो उसका भी आपको डिटेल यहाँ पे डालना होता है कि आप कब से
कब तक वहाँ पे थे, उसका एड्रेस क्या है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा पड़ता है, ये भी आपको यहाँ पे डिटेल डालना होता है। फिर आपको अपना वही नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ। अगर आप किसी कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो आपको वहाँ का डिटेल डालना होता है, किस डेजिग्नेशन पे है, ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस वो डालना होता है और परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना होता है। फिर आपको अपने पिता का नाम, माता का नाम, अगर हस्बैंड या वाइफ है तो उसका नाम, भाई और बहन का नाम इसमें देना होता है। फिर आपका जो ये 5th नंबर कॉलम है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं होगा, ये अब्रॉड स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगे जाते हैं। फिर आपको नेशनलिटी मांगा जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, आपका प्रेजेंट एज क्या है, मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम के टाइम आपका एज क्या था, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ पे आपका जन्म हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपके फादर किस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हैं उसके बारे में डिटेल आपको देना होता है। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की सारी डिटेल देनी होती है। 15 साल से ऊपर के एज के बाद आपने जहाँ से पढ़ाई की है उसका यहाँ पे डिटेल आपको देना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में या प्राइवेट कंपनी में आप अगर काम किए हो तो उसके बारे में आपको सारा यहाँ डिटेल डालना होता है, कितने से कितने टाइम तक काम किए हो, क्या डेजिग्नेशन था, वहाँ क्यों छोड़े, ये सारा डिटेल आपको डालना होता है। फिर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं कि क्या आप कभी अरेस्ट हुए हो, क्या प्रोसिक्यूटेड हुए हो, या आपको कभी जेल में डाला गया है क्या, या आपको कभी फ़ाइन वाइन आपसे लिया गया है क्या। इस तरह की जो डिटेल्स है, कभी आपको डिबार किया गया आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या किसी भी यूपीएससी या एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में आपको कभी डिबार किया गया है क्या आपके खिलाफ़ कोई केस पेंडिंग है क्या, ये सारे डिटेल्स आपसे वहाँ मांगे जाते हैं। तो आपको यस नो में टिक लगाना होता है। ये सब चीज़ होने के बाद आपको इसमें 2 लोगों के नाम लास्ट में पूछे जाते हैं, आपके लोकेलिटी के कोई 2 इंसान जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ज़्यादातर आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, जिन 2 लोगों के बारे में उनके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने होते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर, प्लेस, डेट वगैरह डालना होता है। तो दोस्तों ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म रहता है। इसके साथ साथ ही डिपार्टमेंट आपको एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है ये आपको अपने यहाँ के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाना होता है। गैजेटेड ऑफिसर से फिर यहाँ पे आपके फादर साहब या आपके जो भी गार्जियन हैं वो आपका कांटेक्ट करवाएंगे उनसे। कोई गैजेटेड ऑफिसर जो होगा आपके लोकेलिटी का, आप उनके पास जा सकते हैं या कहीं के भी वो हो सकते हैं। आप उनके पास जाके और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो मेरा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आप प्लीज़ फिल करके और अटेस्ट कर दीजिए। तो गैजेटेड ऑफिसर को वहाँ बताना होता है कि हाँ इस बालक को मैं इतने दिनों से जानता हूँ। ये छोटा सा फॉर्म होता है, इसको साइन करके और वो आपको दे देते हैं। कभी कभी ये 1 या 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। अगर आपको कोई गैजेटेड ऑफिसर नहीं मिलता है तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको अपने कॉलेज के जो हेडमास्टर हैं, जो लास्ट कॉलेज था आपका, उसके हेडमास्टर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो भी हैं, जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हैं, उनसे भी आप यहाँ पे अटेस्ट करवा सकते हो। इसके अलावा आप किस किस से करवा सकते हो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से या एमपी से आप करवा सकते हो, या फिर सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होते हैं एसडीएम, उनके यहाँ भी जाके आप करवा सकते हो, या तहसीलदार से, या वही मैंने जो बताया प्रिंसिपल या हेडमास्टर से करवा सकते हो, या पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर या बीडीओ, इनमें से किसी से भी आप ये अटेस्टेशन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को आप उनसे साइन करवा सकते हो। इसमें वो अपना सारा डिटेल डाल देंगे कि उनका नेम क्या है, उनका जो डेजिग्नेशन है, उनका फुल एड्रेस है और आपका जो पोस्ट है इसके बारे में वो डिटेल डालने के बाद इसको साइन करके आपको दे देंगे। तो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपको भागा दौड़ी करना होगा अपने लोकेलिटी के जो इनमें से किसी भी ऑफिसर के पास जाना होगा, उनसे बातचीत करके आपको ये उनसे अटेस्ट करवाना ही होगा। कभी कभी ये 2 लोगों से कराना होता है, कभी 1 लोगों से, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो ये हो गई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बात। इसके बाद हम कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की बात दोस्तों। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी साथ में ही आता है आपके इसी चिट्ठी के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी आएगा। इसको लेके आपको अपने ज़िले में जो सदर अस्पताल होते हैं, सदर हॉस्पिटल होते हैं, जो सरकारी अस्पताल जो होता है ज़िले का, वहाँ आप जाएंगे तो वहीं अस्पताल के अंदर सीएमओ की ऑफ़िस होती है, चीफ़ मेडिकल ऑफिसर की ऑफ़िस होती है। वहाँ जाके आप पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उनके यहाँ जाके आपको ये रिक्वेस्ट डालना होगा कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरा मेडिकल वेरिफिकेशन आप कर दीजिए। तो सीएमओ साहब जो हैं वो आपको बोलेंगे
कि आपको ये टेस्ट करवाने हैं। कुछ टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, आपकी बीपी वगैरह, आपका वेट वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाएगी। बहुत बेसिक टेस्ट होते हैं, इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग 99% से ज़्यादा लोग इसको आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ और भी चीज़ों का खेल होता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए क्या है कि हाँ, आपको जो टेस्ट करवाना होता है वो आप उसी हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में जो आपके लेबोरेटरी होते हैं वहाँ से जाके आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी प्राइवेट लेबोरेटरी में भी जाके ये टेस्ट आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये टेस्ट है, मेंशन किया हुआ होता है, ये आपको करना है। वहाँ से रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, 1 दिन में ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगा या 2 दिन में अगर मिलता है। वो रिपोर्ट लेके आपको वापस फिर CMO के ऑफिस में जाना है और फिर आपका वो साइन वाइन कर देंगे और आपका वो अटेस्ट करके आपको बना देंगे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका रेडी हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, वो जनरली मतलब ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि कोई डिपार्टमेंट आपका जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन है वो पहले ही आपको कुछ चीज़ें करने को कहती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपको ये पुलिस वेरिफिकेशन का काम पहले नहीं होता है, ये सब ज्वाइनिंग के बाद होता है। जनरली वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिकमेंडेशन है सारे डिपार्टमेंट को कि जो पुलिस वेरिफिकेशन का काम है ये सब आप बाद में करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग हो जाता है जो कि अननेसेसरीली टाइम ज़्यादा बढ़ा देता है। तो डिपार्टमेंट्स जनरली पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो ज्वाइनिंग के बाद ही करती है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ पोस्ट में अगर आ गया कि पहले से आपको SDM ऑफिस में जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, तो दोस्तों आप SDM के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप बात करेंगे तो SDM ऑफिस अपने लेवल पे ये जो है अपना ऑर्डर जो है वो देंगे आपके लोकल थाना को। तो वो जो ऑर्डर की कॉपी है वो आपको लोकल थाने के पास लेके जाना होगा। लोकल थाना आपका सारा रिकॉर्ड चेक करेगा, वहाँ पे भी आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा है हमारा ज्वाइनिंग होने वाला, तो आप इसके लिए आप वेरिफिकेशन करवा दीजिए। तो लोकल थाना आपका कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जनरल चेक करके और आपको वहाँ से वो कुछ रिपोर्ट्स देते हैं आपको। फिर वो SDM के ऑफिस में भी जाता है और वहाँ SDM जी जो है वो आपका फाइनल जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं। पर मैं बता देता हूँ ये सारे डिपार्टमेंट नहीं भेजते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वो अभी नहीं होता। आपको अटेस्टेशन फॉर्म में ही चीज़ें पूछ ली जाती है कि क्या आप पे कोई केस था या कभी जेल में गए हैं या कभी आप पे कोई फ़ाइन लगा है क्या या कभी आप डिबार हुए हैं क्या, ये सब चीज़ें अटेस्टेशन फॉर्म में आप सेल्फ अटेस्टेड करवा लिया जाता है। आप अगर बोल देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये सब चीज़ें बाद में जो है सो चेक की जाती है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लेवल पे कैसे प्रिपेयर करना है इसकी बात। अब आइए कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो गया, आपने अटेस्टेशन फॉर्म भर लिया, सब कुछ हो गया। अब है कि इसको आपको तय समय सीमा के अंदर, वो उसमें लिखा होता है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको डिपार्टमेंट तक लेके जाना है। तो इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो बोलते हैं कि आपको खुद इसको लेकर आना है, कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो बोलते हैं कि आप बाई पोस्ट इसको भेज सकते हो। तो जहाँ पे आप बाई पोस्ट भेज देते हो वहाँ तो ठीक है, अगर जहाँ आपको खुद लेके जाना होता है तो दोस्तों आप जब लेके जाते हैं ये सब चीज़ें आप सबमिट करते हैं सारा डॉक्यूमेंट, वहाँ फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको तुरंत बना के और दे दिया जाता है। और जहाँ पोस्ट किया जाता है आप पोस्ट करते हैं, फिर आपका ऑफिस ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर बना के आपको फिर बाई पोस्ट आपके घर पे पहुँचाती है। तो ये सब कब होता है, ये सब जनरली जब आपका ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपने डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर देते हो कि ये हमारा डॉक्यूमेंट रहा, उसके विदिन 1 मंथ जनरली ये हो जाता है कि आपका अपॉइंटमेंट आपके पास पहुंच गया। अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आता है, इसमें भी आपको 21 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है जब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपके पास कोई रीज़न है कि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों मतलब आप अगर एक्सटेंसन सीख कर रहे हैं कि मुझे किसी रीज़न से एक्सटेंसन चाहिए, तो आप अगर प्रॉपर वैलिड रीज़न अपने ऑफिस को सेंड करते हैं कि मुझे इतने दिन का एक्सटेंसन दिया जाए, तो ऑफिस आपको एक्सटेंसन भी दे देता है जनरली हर केसेस में। ये सब हो जाने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और जेरोक्स कॉपी के साथ पहले दिन अपने ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद आपसे आपको अपना जो भी काम वाम है ये बताया जाता है, धीरे धीरे चीज़ें शुरू होती है और आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे ले लिया जाता है और जेरोक्स कॉपी भी ले लिया जाता है। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। ज्वाइनिंग के बाद भी डिपार्टमेंट अपने लेवल पे वेरिफिकेशन करवाती है कि जो आपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिया था या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था
ये सच में आपने वहाँ से पढ़ाई किया है या नहीं किया है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनवाया है वो सही है या नहीं है, इसको डिपार्टमेंट अपने लेवल पे वेरीफाई करती है। तो ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट ले लेती है। फिर कुछ टाइम के बाद आपके ओरिजिनल्स आपको वापस दे दिए जाते हैं। जो जेरोक्स कॉपी होती है वो डिपार्टमेंट अपने पास रखती है फर्दर प्रोसेस के लिए, और उनमें से ही एक कॉपी आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी भेजा जाता है, जहाँ पे आपका सर्विस बुक वगैरह प्रिपेयर होता है। फिर आपका डिपार्टमेंट वाइज ये वेरी करता है कि सर्विस बुक वगैरह कितना जल्दी प्रिपेयर होता है। अगर जैसे कोई बड़ा बैच है, अगर बड़ा बैच है तो सर्विस बुक वगैरह बनने में इन सब में टाइम लग जाता है। छोटा बैच अगर है, 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है या 5 पोस्ट है या 20 पोस्ट है, 25 पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जनरली लोगों को जो सर्विस बुक वगैरह सब जल्दी प्रिपेयर हो जाता है आपका। फिर अकाउंट वगैरह खुलवाया जाता है पब्लिक बैंक में, जनरली SBI में खुलवाते हैं। इसके बाद जो है सो आपकी सैलरी का जो काम है वो, मतलब आपने अगर मान लीजिए कि 10 तारीख को ज्वाइन किया तो पहले महीने में 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 20 दिन की जो सैलरी बनती है वो आपको क्रेडिट हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जनरली फर्स्ट मंथ के में ही आपको सैलरी क्रेडिट हो, कहीं कहीं किसी डिपार्टमेंट में डिले होते हैं, 2 महीने 3-3 महीने के बाद भी सैलरी क्रेडिट होती है दोस्तों। अब रह जाता है पुलिस वेरिफिकेशन की बात। तो जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन से जनरली आपका कोई मतलब नहीं रहता है। ये डिपार्टमेंट का एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है। डिपार्टमेंट आपके यहाँ के SP से कम्युनिकेट करेगी, फिर SP थाना से कम्युनिकेट करेगी, थाना के लोग आपके यहाँ जाकर और आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके फिर वो वापस रिपोर्ट कर देंगे SP साहब को। SP साहब फिर आपके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ ये सब कुछ सही है। ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है। फिर दोस्तों ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कहीं 14 दिन की, कहीं 1 महीने की, कहीं 1.5 महीने या 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड का ट्रेनिंग होता है, UPSC की तरह 2-2 साल का ट्रेनिंग नहीं होता है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड जो होता है इसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, डिपार्टमेंट में कौन सा ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, काफ़ी अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको पूरी सैलरी मिलती है, कहीं से कोई सैलरी डिडक्शन वगैरह नहीं होता है। इसके बाद आगे चल के अगर आपको आपके डिपार्टमेंट क्वार्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उनका फिर अलग प्रोसेस होता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर उसमें आपको क्वार्टर नहीं मिलते हैं, आपको फिर उसके बदले में HRA वगैरह मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर जो सिलेक्शन पोस्ट के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं वो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसमें क्वार्टर के वैसे चांस थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में हो भी सकते हैं। फिर इस तरह से आप अपने जॉब को आगे बढ़ाते हैं, और आपका जो ये अभी फ़िलहाल आप ज्वाइन करके जाते हैं वो प्रोबेशन पीरियड होता है। इस बीच आपकी सारी वेरिफिकेशन वगैरह होती है, आपके वर्क को देखा जाता है, और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। 2 साल जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो आपके सीनियर अथॉरिटी होते हैं वो आपका रिकमेंडेशन देके आपको उस डिपार्टमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय बनाते हैं। ये सब चीज़ें जनरली फॉर्मेलिटी होती है। आप इसमें चले गए, आप सेलेक्ट हो गए, फाइनल रूप से सेलेक्ट हो गए, आपका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, तो आप समझ लीजिए कि अब सब कुछ ठीक है। आपको अब थोड़ी भागा दौड़ी बस करनी होगी, कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। आप जानते हो गवर्नमेंट है तो यहाँ रेड टेपिज़म तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप एक सरकारी एम्प्लॉय बनते हो दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ समझा दिया कि फ़ाइनल लिस्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस है। बहुत लोग इसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप पे भी। दोस्तों इस चैनल पे आप देख रहे होंगे सिलेक्शन पोस्ट से जुड़े एक एक छोटे से छोटी अपडेट आपको दी जाती है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई ऐसा और चैनल नहीं था जहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट की सारी डिटेल्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको मिले। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।